फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं रात के 2:26 हो रहा है। अभी भी देखा जाए तो 3.5 घंटे बचे हुए हैं सुबह होने को। तो वैसे आज मैंने इससे पहले मैंने कुछ कवर किया है, वो मैं आपको हिसाब दिखा देता हूँ। देख लो यहाँ पे, देखो ये 16 तारीख का हिसाब है जिसमें ऑप्शनल पेपर का फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, जिसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही मतलब समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट फिर भी मैंने अच्छे से समझ लिया है। ऑलरेडी ये सेकंड टाइम रिवीजन है, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है। सेकंड है हमारा सिटीजनशिप। तो पहला वाला हो गया है कंप्लीट, अब बचा हुआ है सिटीजनशिप और सिटीजनशिप का एमसीक्यू टेस्ट। तो ये रही मेरी फेवरेट बुक, एम लक्ष्मीकांत साहब सर की है। तो इधर से मैं कवर करने वाला हूँ अपना सिटीजनशिप को, एंड देन आफ्टर ये बुक से भी आप थोड़ी सी फेमिलियर होंगे ही। ये ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी। तो जितना भी मैंने कंटेंट पढ़ा है, कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वो यहाँ से कवर अप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब कंटेंट को देख लेते हैं। वैसे हिसाब में एक और बचा हुआ है जो करंट अफेयर का है, जो आईएस बाबा का गेस्ट है। ये भी मेरे पास में आप देख सकते हो। तो इसे भी कंप्लीट करना है आज। देख सकते हैं आप, ये मस्त है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो सुबह तक कोशिश करूँगा जनवरी और फरवरी 2 मंथ को कवर कर जाऊँ। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो वैसे कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पहले कवर उतना नहीं हो सकी है। जैसे कि ऊपर हिसाब में आप देखिएगा तो यहाँ केस स्टडी है विज़न का, जिसको मैंने P4 में कवर किया है। यहाँ पे देख सकते हैं इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस है, तो इसको मैंने कवर किया है। और अगर टाइम बच जाता है तो मैं आगे भी कवर कर जाऊंगा। तो 10 एक्सरसाइज कवर्ड है। तो मॉर्निंग तक मतलब सुबह 7 बजे तक कोशिश करेंगे कि 5 एक्सरसाइज और कवर कर लें। तो चलिए अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। स्टे अप, कीप अप गाइस। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो हम लोग कंटेंट को शुरू कर देते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं। अभी सुबह होने में 3.5 घंटे बचे हैं, तो 3.5 घंटे का सही सही इस्तेमाल करते हैं। चलो फ्रेंड्स, जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, मन से पढ़ो। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे देख करके इंस्पायर्ड होइए और पढ़िए। चलिए कंटेंट को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 चैप्टर, जो कि है हमारा सिटीजनशिप। एम लक्ष्मीकांत की किताब से हम लोग इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और आज की जो चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी में भी आपको सामान्य तौर पे दिख ही जाएंगे। तो चलिए कंटेंट को हम लोग देखते हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस चैप्टर को तो एक बार पढ़ चुका हूँ, और आपको शॉर्ट में मतलब जितनी देर की हमारी ये वीडियो रहेगी उतने में कोशिश करूँगा सभी की सभी चीज़ों को आपको एक तरीके से बतला देने का। तो चलिए हम लोग इसके अर्थ और महत्व को समझते हैं सिटीजनशिप का। तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। तो हिंदुस्तान में लोगों को जो डिफ़ाइन किया गया है वो 2 अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। एक है जो हिंदुस्तान के नागरिक होंगे, और दूसरे हमारे एलियंस होंगे, जिनको हम लोग विदेशी भी कहते हैं। तो देखो, जो हिंदुस्तान में पैदा लिए, जिनके पूर्वज पैदा लिए, वो हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं, तो वो तो हमारे हिंदुस्तान के ओरिजिनल सिटीजन कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हिंदुस्तान के बाहर के रहने वाले होते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं, लंबे समय तक 7 साल तक यहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद वो लोग अप्लाई करते हैं और हिंदुस्तान के सिटीजनशिप को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से भी वो इंडियन सिटीजनशिप को ऑब्टेन करते हैं। तो 2 तरीके के हिंदुस्तान में लोग होते हैं, एक होते हैं नागरिक और दूसरे होते हैं विदेशी। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप मतलब कंडीशंस को भी याद रखते चलना। क्या कहता है आगे कि भारतीय जो नागरिक होते हैं भारतीय, वो हिंदुस्तान के संपूर्ण रूप से सदस्य होते हैं, और इस पर इसकी पूर्ण निष्ठा भी होती है, और इन्हें हर प्रकार का सिविल और राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होता है। हिंदुस्तान में वो रह करके परीक्षा वगैरह भी दे सकते हैं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी वगैरह, या फिर कोई भी हिंदुस्तान का अलग अलग कोने में होने वाली जो गवर्नमेंट लेवल की एग्जामिनेशन होती है उसमें वो बैठ सकते हैं और वहाँ पे वो अपना हक ले सकते हैं। लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए, जो एलियंस होते हैं, मतलब जो विदेशी लोग होते हैं, उनको मतलब वो नागरिक तो कहलाते हैं, लेकिन उनको हिंदुस्तान के नागरिक के जैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होती है। साथ साथ वो अगर हिंदुस्तान में चाहे रिजर्वेशन वगैरह भी ऑब्टेन करना, तो ये भी उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसकी भी 2 श्रेणियों डिवाइड की जा चुकी है। एक होते हैं विदेशी मित्र वाले, और एक होते हैं विदेशी शत्रु। तो हमारे हिंदुस्तान के आसपास के कुछ ऐसे मुल्क है, जैसे कि हमारा पाकिस्तान हुआ, फिर चाइना हुआ, तो यहाँ के वहाँ से स्टूडेंट आकर के हिंदुस्तान में जॉब करना चाहेंगे, तो वो लोग हमारे विदेशी शत्रु कहलाएंगे। लेकिन कुछ कंट्री जैसे कि रूस हुआ, फिर हमारी इजराइल हुआ, तो ये सब कंट्री से अगर स्टूडेंट्स हिंदुस्तान में आते हैं तो वो विदेशी मित्र हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा विशेषाधिकार दिया जाएगा व्हेन इट विल बी कंपेयर टू विदेशी शत्रु। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
आगे का पॉइंट है कि विदेशी मित्र वो होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं, और विदेशी शत्रु वो होते हैं जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो या पास्ट टेंस में कभी ना कभी उनके साथ युद्ध हुआ हो। तो और याद रखिएगा यहाँ पे एक और चीज़ कि आर्टिकल 22 में भी बहुत सारी चीज़ों को कहा गया है। आप अगर एम लक्ष्मीकांत साहब की बुक को पढ़िएगा तो आर्टिकल 22 में बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट की टोटल नंबर ऑफ 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 20 और 30, ये सब आर्टिकल भी उनको मतलब कि आंशिक तौर पे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर शत्रु मुल्क या फिर फ्रेंड मुल्क का हो और उनको आर्टिकल 19 पूरी की पूरी तरीके से दे दी जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान जो होती है, भारत की संविधान वो निम्न अधिकारों को प्राप्त हिंदुस्तान के लोगों को निम्न अधिकार देती हैं जो कि विदेशियों को नहीं है। अब कौन कौन सा ये हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहला है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद के रूप में अधिकार, जो कि आर्टिकल 15 के तहत है। दूसरा आर्टिकल 16 जिसमें है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। तो ये सुविधाएं सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को मिलती हैं, विदेशियों को नहीं दी जा रही हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 19, इसमें क्या है कि बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं जाके रहने की स्वतंत्रता है, बिजनेस करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने का है, और स्वतंत्रता से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को ही दी जाती है, हिंदुस्तान से बाहर के लोगों को नहीं दी जाती है। आर्टिकल 29, 30 इसमें कहा गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। तो ये सब भी सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को है। अन्य मुल्क जो एनिमी एलियंस हैं या फिर फ्रेंड एलियंस हैं उनको आंशिक तौर पे दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में चुनाव का अधिकार, तो ये चुनाव का अधिकार सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को ही मिलता है, दूसरे मुल्क के लोगों को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। संसद एवं राज्य मंत्रिमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, तो अब देखिए चुनाव का अधिकार तो मिल नहीं है, साथ साथ में वो मंत्रिमंडल या संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक पद, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर हमारे हो जाएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल हो गए, महान्यायवादी हुए, अटर्नी जनरल, या फिर महाधिवक्ता हुए। तो ये सब भी वो नहीं बन सकते हैं। कौन? जो फ्रेंड एलाइड कंट्री हैं वो, या फिर एनिमी एलाइड कंट्री हैं वो, दोनों को ये सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। कुछ हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको कर्तव्य भी पूरा करना पड़ता है। अब कौन कौन सा है देख लीजिए। सबसे पहले है कि वो कर का भुगतान करेंगे, जो भी इनकम टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, GST वगैरह होता है वो देंगे। फिर राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान की सम्मान करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमारे यहाँ की प्राकृतिक जो प्रॉपर्टी है, पेड़ पौधे हैं उसको संरक्षित करेंगे, हमारे हिंदुस्तान में जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। तो ये सब भी उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। नागरिक का मतलब अधिकार है, साथ साथ में ये सब कर्तव्य हैं उनके। उसके बाद है भारत में जो नागरिक जन्म से हैं या प्राकृतिक रूप से हैं राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ जन्म से जो नागरिक हैं अमेरिका के वही वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं। आगे कहा गया है आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल इसके तहत आते हैं, मतलब जो सिटीजनशिप है इसमें हम लोग कौन कौन से आर्टिकल पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके कुछ संवैधानिक उपबंध हैं उसको समझते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता बनने के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा पॉइंट है इस संबंध में अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह उन लोगों की पहचान कराता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 में भारत के नागरिक बने हैं। इसमें न तो अधिग्रहण न ही नागरिकता की कोई भी चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया था, जिसका समय समय पर संशोधन किया गया है। अब जो भी संशोधन किए गए हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये कहता है एक व्यक्ति जो भारत मूल का निवासी है और तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है वो भारत का नागरिक है। कौन कौन सा है देखिए, वो यह शर्त है कि उसका जन्म भारतवर्ष में हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में पैदा हुए हों, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष से भारत में
रह रहा हो। ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट है, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आया है और उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे और निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करते हैं, वो भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह जुलाई 1948 के पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन की तिथि से उसे सामान्यतः भारत में निवास कर रहा हो, या यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो, तो वो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है, लेकिन उसे पंजीकृत करने से पहले भारत में 6 महीने तक निवास करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है एक इम्पॉर्टेंट 3rd नंबर पॉइंट है, वो क्या है कि एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन उसके बाद भारत में पुनर्वास के लिए लौटा आए, तो भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा। पॉइंट 4 कहता है कि एक व्यक्ति जिसे माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, लेकिन वो भारत से बाहर रह रहा हो, फिर वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकृत कूटनीतिज्ञ तरीके या पारिषदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है, तो कि वो भारत की नागरिकता का भी ग्रहण कर सकें। कुल मिलाकर देखा जाए, ये व्यवस्थाएं नागरिकताओं की चर्चा करती है। अब कौन कौन सी व्यवस्था है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तथ्य है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। दूसरा, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। तीसरा, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में वो लौट आया हो। और चौथा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। इसको हम लोग NRI भी कहते हैं। नेक्स्ट है इंडियन सिटीजनशिप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके कुछ संवैधानिक प्रावधान है। वो प्रावधान क्या क्या है इनको देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को हासिल कर लिया हो। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वह ऐसा नागरिक बन सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण कर दे। तीसरा पॉइंट है, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि चाहे तो वो बना सकता है। सबसे पहला अब यहाँ पर नागरिकता अधिनियम 1955, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन और समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। मूल रूप से देखा जाए तो नागरिकता अधिनियम 1955 ने राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की जाती है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त भी कर दिया गया है। आगे आता है नागरिकता का अर्जन कैसे होता है, तो इसको समझते हैं हम लोग। तो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं राष्ट्रीय समाविष्टि करने के आधार पर। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें जन्म से। तो भारत में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता की जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद वह भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दिसंबर 3, 2004 के बाद भारत में जन्मा हो तो वह उस दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई भी भारत के नागरिक हो, या माता या पिता में से कोई भी एक नागरिक हो लेकिन अवैध प्रवासी नहीं हो। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर कोई व्यक्ति चाहे तो वंश के आधार पे भी वो हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह 26 जनवरी 1950 या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत से बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है पंजीकृत के अनुसार, रजिस्ट्रेशन के हेल्प से। मतलब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अवैध रूप से हिंदुस्तान में नहीं आता है और वो भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो नागरिकता प्राप्त करने से पहले 7 साल तक भारत में रह चुका हो, वह मतलब पंजीकृत मतलब रजिस्ट्रेशन के रूप में वो ले सकता है। भारत के जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन के रूप में वो ले सकते हैं हिंदुस्तान की मतलब नागरिकता को। अब नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है प्राकृतिक रूप से। तो इधर क्या कहा गया है कि कोई आदमी चाहे तो मतलब, लेकिन देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात ये रहनी चाहिए कि अवैध रूप का कोई मतलब निवासी नहीं हो, ठीक है।
तो अगर वो भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से चाहेगा हिंदुस्तान का नागरिक बनना तो वो भी वो बन सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, तो वो बन सकेगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये रहती है कि जिस भी वो कंट्री से आ रहा हो उस कंट्री की जो नागरिकता होगी उसको त्याग देना पड़ेगा। और अगर ये भारत में रह रहा हो व्यक्ति तो कम से कम 12 वर्ष मतलब 12 महीना कम से कम उसको भारत में रहना ही पड़ेगा, तभी वो ले सकता है। देखिए उसके बाद कुछ और कंडीशन है कि उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसको 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उसको आनी चाहिए कम से कम, तभी वो ले सकता है। फिर क्षेत्रीय समावेष्टि होती है, इसमें किसी एक क्षेत्र को हिंदुस्तान में मिलाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा पांडिचेरी को 1962 में मिलाया गया था, तो उस प्रकार से भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा वो बन सकता है। और असम समझौता हुआ था, उससे भी हुआ था। फिर नागरिक अधिनियम एक्ट 1955 जो है उसमें कोई आदमी चाहे तो किसी एक मुल्क की नागरिकता को छोड़कर हिंदुस्तान की नागरिकता को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिसके तहत में हिंदुस्तान के लोग नागरिक बन सकते हैं। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ जिसमें आपको इन सब चीज़ों में एक एक चीज़ को कंटेंट वाइज समझाने वाला हूँ। ये तो वैसे ये तो टाइम लैप्स वीडियो था, इसलिए मैं उन चीज़ों को आपको बताया हूँ कि जो चीज़ मैंने समझा है, मतलब एक तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है शॉर्ट में जो भी चीज़ होता है। तो चलिए हम लोग इसमें जितनी भी चलो हो गया मेरा कंटेंट कंप्लीट, पढ़ाई हुई कंप्लीट। सुबह के बज रहे हैं 7:03। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर सो जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है मैं दिन भर सोता हूँ और रात में पढ़ता हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम नाइट आउल। कंटेंट को अब इधर ही ख़त्म करते हैं। तो चलिए बेस्ट विशेस फ्रेंड्स, आप लोग भी जाओ और कोई एक अच्छा एक शेड्यूल बनाओ, हर दिन का एक प्लान रखो जिस पे आपको स्टिक करना है और हर दिन पढ़ाई करनी है। जस्ट बिकॉज कि अब दिन में पढ़ो रात में पढ़ो, लेकिन बस सिंपल है, एक ही मोटो होना चाहिए, भाई पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए, बीच में मैंने लास्ट टाइम मेरी 6 बजे ही पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी देख रहा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।